मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ RL सहरिया, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, EAFM पेपर सेकंड। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं चेकों का रेखांकन व चेकों का अनादरण के बारे में आपको बताऊंगा। क्रॉसिंग ऑफ चेक्स एंड डिसऑनर्स ऑफ चेक्स कि चेकों का रेखांकन किस प्रकार से किया जाता है और चेक किस प्रकार से अनादरित हो जाते हैं, उनके पे प्रकाश में डालूंगा। सर्वप्रथम चेकों का रेखांकन। क्रॉसिंग ऑफ चेक्स। चेक मांग पर दे शर्त रहित आदेश होता है। चेक का लेखक उसके भुगतान संबंधी कोई शर्त नहीं लगा सकता, लेकिन वह भुगतानकर्ता बैंक को चेक के भुगतान करने के लिए ढंग से संबंध में आदेश दे सकता है। चेक के भुगतान को सुरक्षित करने के लिए चेक का लेखक अपने बैंक को यह आदेश दे सकता है कि चेक का भुगतान खिड़की पर न करके किसी बैंक के माध्यम से प्राप्त किया जाए। इसके लिए चेक को रेखांकित करना पड़ता है। ऐसे चेकों को रेखांकित चेक कहते हैं। जिन चेकों का भुगतान बैंक की खिड़की पर कर दिया जाता है उन्हें अरेखांकित या खुला चेक या चेकों का रेखांकन करने के लिए चेक के मुख्य पृष्ठ पर दो तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं। इस प्रकार चेक पर रेखाएं खींचना ही चेक का रेखांकन कहलाता है। चेक पर रेखांकन का उद्देश्य इस बात को सुनिश्चित करना होता है कि चेक का भुगतान उसके वास्तविक स्वामी को ही मिले। ऐसे चेक का भुगतान बैंक किसी बैंकर को ही करता है जो कि उसकी रकम आदाता के खाते में जमा कर दे। इसलिए चेकों का रेखांकन चेक का भुगतान सही व्यक्ति को प्राप्त हो इसीलिए किया जाता है। रेखांकन की परिभाषाएं। रेखांकन की कुछ परिभाषाओं का हम अध्ययन करते हैं जिसका अर्थ और स्पष्ट हो जाएगा। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 123 एवं 124 में लेखांकन की परिभाषा दी गई है। जब किसी चेक के मुख्य पृष्ठ पर दो तिरछी समानांतर रेखाएं अथवा एंड कंपनी या इसमें किसी व्यक्ति का संक्षिप्त रूप से 7 तिरछी समानांतर रेखाएं खींची हो और उसके बीच अपराक्रम शब्द लिखा हो अथवा नहीं तो ये रेखांकन कहलाता है। ऐसा रेखांकन सामान्य रेखांकन कहलाता है। रेखांकन की विशेषताएं। मुख्य पृष्ठ पर इसका मुख्य पृष्ठ होता है, मुख्य पृष्ठ पर किया जाता है। दो समानांतर रेखाएं खींची हुई होती हैं। थर्ड, निश्चित शब्दों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ, रेखांकन केवल चेक का ही किया जा सकता है। रेखांकन के प्रकार। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। रेखांकन के दो प्रकार होते हैं। पहला सामान्य रेखांकन, दूसरा विशेष रेखांकन। सर्वप्रथम हम सामान्य रेखांकन को लेते हैं। धारा 123 के अनुसार जब किसी चेक के मुख्य पृष्ठ पर दो समानांतर तिरछी रेखाएं खींची गई हो तथा उनके बीच एंड कंपनी या नोट निगोशिएबल आदि शब्द लिखे गए हों या न लिखे गए हों तो उसे सामान्य रेखांकन कहा जाता है। ऐसा रेखांकन तिरछी समानांतर रेखाओं में खींचकर किया जाना चाहिए। अंग्रेजी शब्द क्रॉस का अर्थ इस चिन्ह से नहीं है। रेखांकन चेक के ऊपर बाएं कोने पर किया जाना चाहिए। मध्य में करने से चेक पर लिखे शब्दों कट जाने का भय रहता होता है। सामान्य रेखांकन का प्रभाव। धारा 126 के अनुसार इस प्रकार के रेखांकित चेक का भुगतान केवल बैंक के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि रेखांकित चेक को बैंक की खिड़की पर भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। धारक को रेखांकित चेक की राशि प्राप्त करने के लिए उसे या तो देनदार बैंक में
अपने खाते में जमा कराना होगा, और या यदि उसका खाता देनदार बैंक में नहीं है तो जिस बैंक में भी उसका खाता हो उस बैंक में संग्रहण अर्थ जमा कराना पड़ेगा। निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि रेखांकित चेक का भुगतान नगद में खिड़की पर नहीं हो सकता, उसका भुगतान तो किसी बैंक के माध्यम से ही किया जाएगा। नेक्स्ट है विशेष या विशिष्ट रेखांकन। धारा 124 के अनुसार जब किसी बैंक के मुख्य पृष्ठ पर बैंक का नाम लिख दिया जाता है, चाहे उसके साथ नॉट निगोशिएबल शब्द लिखा गया हो अथवा नहीं, तो ऐसा परिवर्तन विशेष रेखांकन समझा जाएगा और चेक रेखांकित समझा जाए और विशेष बैंक के नाम से रेखांकन समझा जाएगा। विशेष रेखांकन में चेक पर किसी बैंक विशेष का नाम लिख देना ही पर्याप्त है। साधारण रेखांकन की तरह विशेष रेखांकन में दो समानांतर तिरछी रेखाओं की भी आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है विशेष रेखांकन का प्रभाव। जैसा कि बताया गया है कि विशेष रेखांकन करने के लिए बैंक का नाम लिखना जरूरी है, रेखाएं खींचना नहीं। विशेष रेखांकन से चेक और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि संग्राहक बैंक का ये दायित्व हो जाता है कि वह चेक का भुगतान उसके वास्तविक स्वामी के लिए ही प्राप्त करे, लेकिन देनदार बैंक का ये कर्तव्य नहीं होता कि वह भुगतान करने से पूर्व या जांच करे कि संग्रहकर्ता बैंक उसे किसके लिए संग्रह करता है। देनदार बैंक का तो ये कर्तव्य होता है कि वह ये देख ले कि चेक का भुगतान सामान्य विधि में उसी बैंक को किया जाएगा जिसका कि नाम चेक पर लिखा हुआ है। यदि साधारण रेखांकित चेक धारक द्वारा स्वयं भुगतानकर्ता बैंक को खिड़की पर प्रस्तुत किया जाता है अथवा विशेष रेखांकित चेक निर्दिष्ट बैंकर अथवा उसके किसी एजेंट के अतिरिक्त किसी अन्य बैंकर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो धारा 126 के अनुसार भुगतानकर्ता बैंकर उसका भुगतान करने को बाध्य नहीं है और वह उसे अनादृत कर सकता है। नेक्स्ट है रेखांकन का रद्द करना। हम रेखांकन को रद्द किस प्रकार से कर सकते हैं? चेक का रेखांकन रद्द करना रेखांकन कहा जाता है। चेक के आहरणकर्ता अथवा लेखक को ही रेखांकन हटाने का अधिकार होता है। इसके लिए वह रेखांकन काट कर अपने हस्ताक्षर करता है और पे केस शब्द लिख देता है। इससे चेक रेखांकित से खुले चेक में परिवर्तित हो जाएगा और उसकी राशि खिड़की पर से नगद प्राप्त की जा सकती है। रेखांकन रद्द करने संबंधी आवश्यक तत्व। पहला, रेखांकन को केवल चेक का लेखक ही रद्द कर सकता है। सेकंड, रेखांकन रद्द करने के लिए पे केस शब्द लिखकर हस्ताक्षर करना जरूरी है। थर्ड, रेखांकन रद्द करना एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, अतः उसके लिए चेक के अन्य पक्षकारों को भी ये सहमति लेनी पड़ती है। फोर्थ है, रेखांकन रद्द करने से चेक पुनः खुला चेक हो जाता है जिसका भुगतान खिड़की पर नगद लिया जा सकता है। नेक्स्ट है चेकों का अनादरण व वैधानिक प्रभाव। जब चेक का धारक चेक को भुगतान करने के लिए बैंक के समक्ष प्रस्तुत करता है और बैंक उसका भुगतान करने के लिए मना कर देता है तो उसे चेक का अनादरण कहते हैं। अनादृत चेक लौटाते समय बैंक चेक पर एक स्लिप लगा देता है जिस पर अनादरण के कारण का उल्लेख किया जाता है। किसी भी दशा में बैंक चेक का अनादरण हो जाने पर चेक का धारक चेक के लेखक और पृष्ठांकन से उसकी राशि की मांग कर सकता है। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 92 के अनुसार एक विनिमय साध्य विलेख भुगतान न होने के कारण अनादृत तब कहा जाता है जब प्रतिज्ञा पत्र का लेखक बिल का स्वीकार करता तथा चेक का आहर्ती उसका यथाचित भुगतान चाहे जाने पर भी भुगतान करने में असमर्थ हो। अनादरण की दशाएं। फर्स्ट, जब ग्राहक ने चेक का भुगतान रोक दिया हो।
सेकंड, जब ग्राहक की मृत्यु हो गई हो। थर्ड, जब ग्राहक पागल अथवा विक्षिप्त मस्तिष्क की स्थिति में हो। फोर्थ, कुर्की के आदेश आ जाने पर। पांचवा, न्यास भंग की स्थिति में। छठा, ग्राहक के दिवालिया होने पर। सातवां, अबीरता केन की स्थिति में। आठवां, जब रेखांकित चेक खिड़की पर प्रस्तुत किया जाए। नौवां, धारक का स्वामित्व दोष युक्त हो। 10वां, जब चेक पर ग्राहक के हस्ताक्षर जाली हो। 11वां, जब चेक पर महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया हो प्रकट होता हो परंतु वहां जिसकी पुष्टि नहीं की गई हो। 12वां, जब खाते में अपर्याप्त राशि हो। 13वां, जब चेक प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का व्यवहार संदिग्ध हो। आगे, जब चेक को अनियमित ढंग से प्रस्तुत किया गया हो। और लास्ट, जब चेक बुरी तरह से कट फट गया हो या विकृत हो गया हो। धन्यवाद।